पेशेंट की फैमिली गरमाती है तो डॉक्टर, नर्सेज या जितने स्टाफ है उनकी कुटाई तक हो जाती है। हमारा एज ए हम क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, फैमिलीज गांव से आती हैं सर, वो प्रोफेशनल नहीं है इतने, तो उनको हम डील कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हमें डील। ना हम अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे, ना पेशेंट रिसक्सिटेट हो पाएगा, और ना ही फैमिली। हेलो एवरीवन, आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और हमारे साथ आज मोहित सर भी हैं और दोनों मिलकर के आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। सर टॉपिक क्या रहने वाला है? सर टॉपिक रहने वाला है हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट और उनकी फैमिलीज को एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम जब डील करते हैं तो तब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपके साथ में। ये वाले टॉपिक के ऊपर मैं आपको पहले ही बता दूं, हर स्टूडेंट को और हर नर्सिंग ऑफिसर को ये टॉपिक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप याद रखिएगा, जब पेशेंट की फैमिली गरमाती है तो डॉक्टर, नर्सेज या जितने स्टाफ है उनकी कुटाई तक हो जाती है। क्योंकि गलती कहीं ना कहीं उनकी नहीं है, गलती ये याद रखिएगा, एक परेशान आदमी या औरत जो भी है वो अपने पास आता है तो वो दुख लेकर के आता है और उसके दुख को बांटना हमें हमारी नर्सिंग प्रोफेशन ने सिखाया। तो मोहित जी, कैसे कर सकते हैं अपन? सर पहले तो मुझे ये लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आता है जी पेशेंट की सिचुएशन ऐसी है कि वो वेंटिलेटर पे है। बिल्कुल। अब वो हॉस्पिटल के अंदर आया, आपके पास वेंटिलेटर वाले बेड अवेलेबल नहीं है, सारे फील्ड है। पेशेंट की फैमिलीज को ऐसा लगता है कि हमारे पेशेंट का एडमिशन नहीं हो रहा, बिल्कुल तो वो कोशिश करती है कि नहीं भैया एडमिशन तो होना चाहिए। तो उस समय पे एक चैलेंज ये आता है कि हाउ टू हैंडल पेशेंट को। तो आप स्टेबल करना ही है, रिसक्सिटेट करना ही है आपको, लेकिन फैमिली को भी कैसे उस सही बात को बताना है, तो वहां पे चैलेंजेस आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहला पॉइंट तो जो मैंने देखा, इम्पैथेटिक होना। हम पेशेंट की फैमिलीज के साथ पहले डिस्कस करते हैं। ये अपन ने फंडा में पढ़ा था और वो बातें हमें लागू करनी चाहिए सर। बिल्कुल सर, वो जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हैं ना, उसमें ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आपके साथ भी ऐसा होगा क्योंकि फ्यूचर में आप भी नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हैं। तो जब भी आपके पास कोई पेरेंट्स, कोई फैमिली या पेशेंट आए, तो उनकी पहली कंडीशन ये रहती है कि हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट अभी चाहिए, हमें एट द सेम टाइम पे चाहिए। तो इम्पैथेटिक होना एक पहला पॉइंट हो सकता है। सबसे पहले तो आप पेशेंट के बारे में पूछिए तो सही। कई बार हम रूड होके ये बोल देते हैं कि नहीं भैया बेड नहीं है, लेकिन पहले हमें कम से कम पेशेंट की कंडीशन के बारे में जांचना उनकी है। बात सुननी है सर अपन को, है ना, बिल्कुल। कि क्या दुख लेकर के वो आए हैं। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहला हमारे को जो नर्सिंग में सिखाया गया कि दूसरों के दुख में भी शामिल हुई है। अब किसी को बहुत, क्योंकि देखिए किसी का जब अपना जा रहा होता है दुनिया से, बहुत तबीयत खराब हो रही होती है, तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो एज अ नर्स वो हमारे पास आ रहा है तो हमारी ये एक प्रक्रिया बननी चाहिए कि हम उसको एक ठंडे दिमाग से उसकी बात को समझें। आजकल डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ में सबसे बड़ी कमी क्या आती है कि वो सुनने को भी तैयार नहीं होते। पेशेंट है ना, बता रहा होता है सर मैं वहां गया था, ये इलाज, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अरे आप उसकी पूरी बात तो सुनिए, क्योंकि बात सुनने से आपको उसकी पुरानी प्रीवियस हिस्ट्री समझ में आएगी। डेफिनेटली सर, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई स्टाफ, डॉक्टर्स, वो 12-24 घंटे से काम कर रहा होता है। पेशेंट की बात तो चलो हम समझ सकते हैं कि उसके साथ तो बीती हुई है, तो स्टाफ के साथ भी ये दिक्कत आती है कि 12-24 घंटे से ड्यूटी चल रही है, और अब ऐसी सिचुएशन आई तो थोड़ा इरिटेशन तो होगा, क्योंकि लंबी शिफ्ट आज से काम कर रहे हैं और लगातार काम करना होता है। तो उस सिचुएशन में इसीलिए जो नर्सिंग के अंदर जो ऐड किया गया साइकोलॉजी और साइकेट्रिक जैसा सब्जेक्ट, तो वो यही था कि ह्यूमन के बिहेवियर को समझना। सबसे पहले एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको अपना बिहेवियर समझना है। 2 मिनट शांति से सुनना तो है ही हमें, क्योंकि चीजें कई बार ऐसा होता है, जैसे आप इमरजेंसी वाली कंडीशंस में होते हैं, पेशेंट आता है तो कम से कम हम उसे रिसक्सिटेट अगर नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हम अपने कलीग से हेल्प ले सकते हैं। अब उसी सिचुएशन पे अगर हम भी हैं तो कल हम भी हॉस्पिटल में जाके सर हमारे साथ भी ये सिचुएशन आई तो हम भी पैनिक हो सकते हैं। तो वहां पे दोनों को हम, हमारा एज ए हम क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, फैमिलीज गांव से आती हैं सर, वो प्रोफेशनल नहीं है इतने, तो उनको हम डील कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हमें डील। सर मैं ये यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूंगा, मान लीजिए मैं अगर डील कर रहा हूँ किसी पेशेंट के रिलेटिव को और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो उस समय अगर मैं एग्रेसिव होऊंगा तो एक कोलिजन तो होगा, जरूर होगा।
अब मान लीजिए आपने अपना एफर्ट लगाया, उसके पेशेंट के रिलेटिव को आपने समझाने की कोशिश की कि हमारे पास ये सिचुएशन है, हम यहाँ ऐसा केयर कर सकते हैं और ये चीजें हमारे पास नहीं है, या पहले ही बता दीजिए, जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट में होता है पहले ही हमने बता दिया। अब मान लीजिए मैं किसी को समझा रहा हूं और उस समय पे वो नहीं समझ पा रहा, वो एग्रेसिव हो रहा है, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं वहां से एक स्टेप पीछे ले लूं और मेरे सीनियर को मैं बोल दूं कि आप समझाइए। क्योंकि एक एरिया होता है कि हाँ नर्सिंग स्टाफ का भी कि इतना ज्यादा हीटअप हो गए हैं कि अब ज्यादा होगा तो बहस हो जाएगा, तो उस समय कदम पीछे ले लेना चाहिए। डेफिनेटली सर, मतलब हम वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। और पेरेंट्स और फैमिली के लिए आजकल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हर टर्सरी हॉस्पिटल में, बिल्कुल बिल्कुल, पीआरओ भी पीआरओ। अपॉइंट किए गए हैं स्पेशली, जिनका काम है पब्लिक से डील करना। वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं, मोर देन दी नर्सिंग ऑफिसर एंड डॉक्टर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि पीआरओस वहां पे अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेते हैं, तो हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि हम अगर कोई भी वर्ड बोल देते हैं तो उससे हो सकता है कि कोलिजन, डेफिनेटली आपने बोला कि वो होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ना हम अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे, ना पेशेंट रिसक्सिटेट हो पाएगा, और ना ही फैमिली थोड़ा कूल और काम हो पाएगी। तो कूल और काम करने के लिए हम अपने आसपास के कलीग्स का वहां पे बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं डेफिनेटली। वही सर, यहाँ अपन एक और चीज ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा या फिर कोई मतलब पेशेंट एडमिट हुआ है और उसका रिलेटिव जो है वो बहुत चिंतित रहते हैं कि अभी तक क्या ट्रीटमेंट हुआ है, कौन सी मेडिसिन क्या हो गई है। तो मैं ये बोलूं कि कदम कदम पे जो जो ट्रीटमेंट चल रहा है हम उसको वो बताएं। ज्यादातर हॉस्पिटल में ये देखने को मिलता है, पेशेंट के बारे में पूछें, हाँ ठीक है, हाँ अभी तबीयत खराब है, बस यही शब्द सुनने को मिलते हैं। इससे चिंता बढ़ जाती है, और जब चिंता अपने आप एक एग्रेशन का रूप लेगी तो वो फटेगा, बम की तरह फटेगा। तो आप उनको ये जरूर बताया करें कि अभी ये स्थिति है। और देखिए मैं एक बात बताऊं, नर्स का काम है सच बोलना, क्योंकि सच्चाई अगर आप सामने नहीं रखेंगे तो झूठ एक दिन आ ही जाएगा सामने। तो आपको करना क्या है, आराम से जो जो प्रोसीजर्स चल रहे हैं और कितना रिकवरी हो रहा है वो जरूर बताएं, जिससे आप भी क्लियर है और आपका रिलेटिव भी क्लियर है, जो पेशेंट का रिलेटिव है। साथ के साथ जितना काम करें उस पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि रिलेटिव जब गुस्सा होते हैं तो डॉक्टर पीछे हट जाते हैं और नर्सिंग स्टाफ को आगे कर देते हैं कि इन्होंने इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया कोई भी प्रोसीजर में जब केस बिगड़ा। तो हमें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे साइन होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जैसे कि आप सभी जानते हैं, वो सारी प्रॉब्लम की, अगर एक सर्जरी परफॉर्म हो रही है क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें क्या बेनिफिट होगा और किस तरीके से रिकवरी होगी, वो सारा उसमें लिखा हुआ होता है। क्यों है सर? डेफिनेटली सर, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम, जैसे सर ने बोला कि पेशेंट को या उसके रिलेटिव्स हो, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आपका ट्रस्ट सबसे पहली चीज। अगर हम एनक्लेक्स भी पढ़ते हैं, अगर आप ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पे नर्सिंग ऑफिसर को सबसे मेन चीज जो साइकोलॉजी और साइकेट्रिक में सिखाई जाती है, जो एनक्लेक्स जैसी बुक्स में सिखाई जाती है, वो होती है ट्रस्ट बिल्डअप करना विद द पेशेंट एंड रिलेटिव्स। अब वो कैसे होगा? पेशेंट का राइट भी है ये। पेशेंट का राइट है कि वो अपने ट्रीटमेंट के बारे में आपसे पूछेगा और आपको उसको बताना है। वो आपके ट्रीटमेंट को डिनाइल भी कर सकता है, उसको वो मना भी कर सकता है उस चीज को। और दूसरी चीज, ये भी इलीगल माना जाता है नर्सिंग प्रोफेशन में अगर आप उसे फॉल्स अश्योरेंस देते हैं। बिल्कुल फॉल्स अश्योरेंस के लिए तो लीगल केसेस बनते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स पे। तो पहली बात ये ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपको सिचुएशन नहीं पता तो आप उस चीज को ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटली अभी हम डिस्कस करके, जैसे ही आपकी रिपोर्ट आती है, आपको जो भी डॉक्टर देख रहे हैं उनसे बात करके डेफिनेटली आपको बताएंगे। और आपका काम है कि उनको पूछ के डेफिनेटली बताना, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर को पेशेंट का एडवोकेट बोला जाता है। तो उसका डेफिनेटली काम है डॉक्टर के साथ बात करके सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट के रिलेटिव्स को देना, जिससे कि ट्रस्ट बिल्डअप हो। अगर आप पेशेंट को बोलोगे कि ये प्रोसीजर होना है, तो पहले डेफिनेटली डॉक्टर्स तो बताएगा ही, वहां पे साइन नर्सिंग ऑफिसर के भी होते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट आजकल जो आते हैं उनमें दोनों के साइन होते हैं, डॉक्टर्स के भी साइन होते हैं और स्टाफ ऑन ड्यूटी के भी साइन होते हैं। तो आपका भी काम है, अगर डॉक्टर ने साइन किए हैं, नहीं किए हैं, कॉम्प्लिकेशन बताया नहीं बताया, तो आप उन्हें एक बार याद दिला सकते हो कि सर ये करना है। और ये चीजें आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि डेफिनेटली आज नहीं तो कल, ये चाहे आप सिचुएशन आती है। कहीं, चाहे प्राइवेट में काम कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं,
किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आपके साथ ये सिचुएशंस आएंगी और ऐसा ना हो कि वो सिचुएशन फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाए, डील करना थोड़ा टफ हो जाए उनको। और यहाँ मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहूंगा कि पेशेंट के रिलेटिव के साथ जैसे आप पढ़ते हैं आईपीआर मेंटेन करते हैं, तो कभी भी फ्यूचर प्रिडिक्शंस ना दें। जैसे पेशेंट आया और पेशेंट बोल रहा है अब क्या होगा, डॉक्टर ने आपको बताया ही नहीं कि सर्जरी होगा और आप इसमें बता रहे हैं कि इसकी तो सर्जरी होगा और उसके बाद ऐसा होगा, ये याद रखिएगा। फिर होता क्या है, पेशेंट का रिलेटिव घूम फिर करके डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर आपके ऊपर चढ़ेगा, तो ये एक पूरा मामला बिगड़ जाएगा। कई बार ऐसे भी देखा गया है, नर्सिंग स्टाफ जो है पर्सनली मीट करने लग जाता है रिलेटिव से और उनसे, तो ये बिल्कुल फॉल्स प्रैक्टिस है। आपको याद रखना है कि आपका पेशेंट, आप एक तरह से बिल्कुल एक आईपीआर मेंटेन करके चले। डेफिनेटली यहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम किसी पेशेंट से पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्डअप करते हैं या फिर कोई भी ऐसा बायास क्रिएट करते हैं जिससे बाकी पेशेंट पे या फिर हॉस्पिटल डिग्निटी पे या फिर आपके प्रोफेशन की डिग्निटी पे सवाल उठता है, तो फिर ऐसी चीजें करनी ही नहीं है। हम प्रोफेशनल जितना रहेंगे उतनी माल प्रैक्टिस से, उतना फॉल्स अश्योरेंस से और उतना लीगल झंझटों से बिल्कुल बच सकते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा बोला जाता था कि अब्रॉड अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे लीगल सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली इंडिया में भी वो बहुत सारी है। अगर आप कोई माल प्रैक्टिस कर रहे हैं या नेग्लिजेंस कर रहे हैं या फिर ऐसी चीजें जो प्रोफेशन को के टाइम पे आपने लीगल चीजें सीखी थी वो चीजें इधर उधर हो रही है, तो डेफिनेटली आपको उसका नुकसान भरना पड़ेगा। तो पहले ही इन चीजों का ध्यान रखें, बिल्कुल प्रोफेशनल रहें लेकिन एम्पैथेटिक रहें। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा पेशेंट पे क्या बीत रही है, नहीं, ऐसा भी नहीं होना है। एम्पैथेटिक होना है। आपको फील करना है कि अगर आप पेशेंट की जगह पे होते तो आपको क्या होता, तब आप उसका बहुत बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए बिल्कुल, प्रोफेशनलिज्म में, और तो कूल रहना चाहिए जिंदगी बिल्कुल में। कूल एंड काम रहना बहुत जरूरी है इस प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि आप पे बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो वो आप पे ट्रस्ट करके अपने पेशेंट को लेके आते हैं। बहुत सारे लोगों का तो बोलना ये भी होता है ऊपर खुदा है और नीचे आप लोग हो, तो कई बार ऐसे नाम भी बोल देता है, लेकिन उसके बाद अगर जब वो आते हैं सिचुएशंस उस तरीके से टैकल नहीं हो पाती हैं तो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है समाज पे भी और आपके आने वाले प्रोफेशन पे भी। और आज बहुत पढ़ाई लिखाई के बाद नर्सिंग प्रोफेशन में आते हैं। शुरू तो हम सर ट्रेंड दाई से स्टार्ट हुआ था, जब केवल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स बिल्कुल होते बिल्कुल थे, सर। फिर डिप्लोमा प्रोग्राम्स बने, आज डिग्री प्रोग्राम्स बने, फिर उनमें साइकेट्रिक तक ऐड हो गई, आज मास्टर्स है, एमफिल है, डॉक्टर्स लेवल की पढ़ाई है, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग, डॉक्टरेट डिग्री आप ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ तक कि ये केवल प्रोफेशन की डिग्निटी को ऊपर बढ़ाने के बिल्कुल लिए सर, किया तो है। इससे हमें ये है कि हाँ, बच्चों का थोड़ा सा आगे फ्यूचर में कैसे वर्क करना है उसका बच्चों तक पहुंच जाएगा। चलिए बच्चों, तो मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी ही। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।